देखो, अपन अभी पढ़ रहे हैं आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, ये जो एक्ट आया था 2000 में आया था, उसके बाद इसमें संशोधन हुआ था 2008 में। ठीक है, कोई भी एक्ट होता है आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं हम उसको डिस्कशन करेंगे और खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, 94 सेक्शंस हैं। धाराएं समझते हो, 94 धाराएं हैं और 13 अध्याय हैं इस एक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट हैं आप लिख रहे हो, प्रिंट दस्तावेज की जितनी वैल्यू है उतना ही आपके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की है। मतलब ये जो फोटोकॉपी हमने ये लिखा हमने और स्कैन कर दिया और अब हमने इसको पीडीएफ बना दिया, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। आप जो लिख रहे हो वो क्या है, प्रिंट दस्तावेज है। अब ऐसे ही होता है डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। किसी को अंतर पता है दोनों में क्या अंतर होता है? नहीं है देखो, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है डिजिटल, वो क्या होता है कि एक बहुत ही सिक्योर सिग्नेचर है। मतलब उसमें क्रिप्टोग्राफी अपन ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, इसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। तो वो क्रिप्टोग्राफिक आपका सिंबल है, जो क्या करता है, आपकी पहचान बताता है। कौन? डिजिटल सिग्नेचर। आपका डिजिटल सिग्नेचर है, मतलब आपका ही है वो। क्या होता है, पेन ड्राइव टाइप का मिलता है, जो सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर होते हैं या थर्ड क्लास ऑफिसर होते हैं, जैसे अपने प्रिंसिपल हैं आईटीआई के या तहसीलदार है, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उसमें साइन करने होते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कुछ नहीं है, एक फोटो या आपके साइन की फोटो या कुछ ऐसी चीजें जो वेरीफाई कर सकें आपको, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। समझ में आया डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर? देखो यहाँ पे लिखी है परिभाषा, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर क्रिएटेड इन टू कॉन्टेक्ट बाय इंडिविजुअल। यहाँ पे एक मिनट, परिभाषा परिभाषा बता रहे हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैन बी अ फाइल, एक फाइल हो सकती है, सिंबल हो सकता है या डॉक्यूमेंट हो सकता है। कौन? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा ऑथोराइज साइन है। जैसे यहाँ पे देखने से समझ में आएगा आपको, ये डिजिटल सिग्नेचर इस तरह का वेरिफिकेशन होता है। इस तरह से आधार अपन ई वेरीफाइड आधार निकालते तो वो डिजिटली साइंड होता है, इस तरह से उसमें डेट लिखी रहती है, आईएसटी आधार ई, जो भी कंपनी का नाम लिखा रहता है, ई साइन डेस्क डॉट कॉम, ये वैलिड है सिग्नेचर, इस तरह से आ जाता है, यहाँ साइन लिखा रहता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है, जो भी डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर है जिसपे, वो एकदम सिक्योर है। और किसके द्वारा? जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो क्या है, क्रिप्टोग्राफिकली, मतलब क्रिप्टोग्राफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो जिस बंदे ने उसको साइन किया है वो अथोराइज्ड पर्सन है और उसने उसको वेरीफाई किया है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में इस तरह से उसकी साइन की फोटो चिपका दी डॉक्यूमेंट में, तो ये तो कहीं भी चिपका सकते हैं, तो सिक्योर ज्यादा कौन सा हुआ? वो वाला डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो कोई भी यहां से उठा के वहां अपन सब कर लेते हैं। ठीक है, अंदर समझ में आया डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में? अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, आईटी एक्ट पे। ठीक है, अब देखिए आईटी एक्ट में अपन को कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें धाराएं पढ़नी पड़ती हैं और सेक्शन, चैप्टर और सेक्शन। धाराएं मतलब सेक्शन और चैप्टर मतलब अध्याय। तो यहाँ पे सब में अध्याय एक में क्या रहता है, संक्षिप्त विवरण। सेक्शन अध्याय एक में उसका संक्षिप्त विवरण और परिभाषाएं रहती हैं। इसमें भी क्या है, चैप्टर वन में संक्षिप्त नाम और परिभाषा सब कुछ लिखा है। चैप्टर सेक्शन टू में क्या है, परिभाषाएं, कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस तरह की परिभाषा है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना इंपॉर्टेंट चीज, यहां से आपको याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, एमपी यहां से दो बार क्वेश्चन, दो या तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये आते कहां से हैं, एनसीईआरटी में इमर्जिंग मॉडल ऑफ ई कॉमर्स जो अपन ने पढ़ा था, इमर्जिंग मॉडल ऑफ ई कॉमर्स 11th क्लास का ये चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हैं, उसमें एक टेबल में, टेबुलर फॉर्म में ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है मतलब ज्यों का त्यों यही लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है, सेक्शन 4,
अभी इसके ऊपर के सेक्शन भी अपन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 4 में है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सेक्शन 5 में क्या लिखा है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 है, 6A लिखा है, 7A लिखा है, जो 6 है और 7 है, ये सब काय में लिखे हैं उस बुक से सीधा सीधा, और यहाँ से क्वेश्चन एक बार कॉपी हुआ है, एक दो बार कॉपी हुआ, आगे भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले तो समझना है चैप्टर 1 अपना अध्याय 1 हो गया, एक क्या होता है, सब में वही होता है, उसका संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं। अध्याय 2 में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक साइन और डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर पर भी अपन ने बात की, उसकी विधि मान्यता, ऑथेंटिक, अधिप्रमाणन। ठीक है, अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, अभी हमने बताया दोनों में क्या अंतर है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बड़ा टर्म है और डिजिटल सिग्नेचर एक छोटा सा टर्म है। ठीक, तो डायग्राम बना है, एक गोले, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला, छोटे गोले में आ गया डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा नहीं होता। ठीक है, यहां पे चैप्टर 2 है, इसमें धारा 3 और धारा 4, सेक्शन 3 और 3A, 3 और 3A। 3 में क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन ऑफ ई रिकॉर्ड, अभी सिग्नेचर बोल रहे थे, अब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और सिग्नेचर में अंतर है। ठीक है, सिग्नेचर साइन होता है और रिकॉर्ड क्या होता है, जो अपन ने, जो दस्तावेज हमने ये स्कैन किया और क्या कर लिया, इसको इसमें डाल लिया, पीडीएफ बना दिया, तो अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और 3A में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, दोनों को क्या किया है, अधिप्रमाणन किया गया इसका। देखो थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन आपको एक बार देख लेना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 और 3A, कौन से में, चैप्टर 2 में, दोनों में क्या दिया है, इसको याद ही करना है। ठीक है, अधिप्रमाणन है इसका, ऑथेंटिकेशन हम बता देंगे, क्या आप लोगों को याद करना जरूरी है। ठीक है, अधिप्रमाणन किसका है, 3 और 3A में। फिर इसके बाद जो 4, 5, 6 हैं, अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, लीगल रिकग्निशन, मतलब उनकी विधि मान्यता। जब एक्ट बना तो उनको विधि मान्यता देनी पड़ेगी ना। जो अभी तक अपन दस्तावेज थे अपने, अपन क्या करते थे, लेटर भेजते थे 10 साल पहले आज से, ठीक है, 2000 के पहले लेटर भेजते थे, जब तक साइन नहीं हो रहा है, आवेदन नहीं मिला, तब तक नहीं मानते थे। अब क्या हो रहा, मेल को मान रहे हैं ना, आपका मेल आ गया, आपकी नियुक्ति पत्र मेल के माध्यम से आ गया, हो गया आपका, सही है, वही डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन जो है नियुक्ति पत्र पे भी वही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाएंगे। जैसे वही उठा के हम बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको विधि मान्यता है उसकी। ठीक है, और यदि किसी ने उसमें गलती की, छेड़छानी करी, तो क्या सजाएं होंगी, वो भी यहाँ मिलेंगी, सारी चीजें इसमें हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 3 जो है, इसमें लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया आपने, रिकॉर्ड बनाया मतलब वो पुस्तक को स्कैन किया, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विधि मान्यता कौन से में है, सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 में क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, विधि मान्यता प्रदान की किसको, डिजिटल सिग्नेचर को, कि भाई विधि मान्य है वो। ठीक है, इस कानून के तहत। ठीक है, फिर अगला है 6A है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, 7A है ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ऑडिट करना, दोनों काम के नहीं है। सेक्शन 6 ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, मतलब सरकार में और सरकारी तंत्र में काय का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग सरकारी तंत्र में। हम बोल रहे हैं सब जितने भी सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर हैं या थर्ड क्लास वाला जो ऑफिसर है, जिसके पास कुछ ऐसे चार्ज है जहां पे डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है, जैसे आप लोग आवेदन फॉर्म भरते हो उसके स्कॉलरशिप के, तो उसको डिजिटल सिग्नेचर करके आपका प्रपोजल भेजना पड़ता है हम लोगों को, डिजिटल साइन करके आपके आदिम जाति कल्याण विभाग या पिछड़ा वर्ग आयोग भेजना पड़ता है, तब जाके आपकी स्कॉलरशिप प्रपोजल डिस्पोज होता है और आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल साइन इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, क्या में है, सेक्शन 6 में, धारा 6 में। धारा 7 ये कटा इसलिए है क्योंकि हम 7A समझ रहे थे उसको। सेक्शन 7 में क्या है, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उनकी रिटेंशन, संपरीक्षा। देखो
इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी लिखेंगे इसमें तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। सम परीक्षा जानते हो क्या होता है? रिटेंशन मतलब सम परीक्षा होता है। अब रिटेन करना मतलब रखना उसको, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये कहाँ लिखा है? 7 में। अब यहां पे लिखा है जितने भी जो सेक्शन बाद में जोड़े गए हैं, किसी भी एक्ट में सेक्शन जो बाद में जोड़े जाते हैं उसमें 10A 10B या ABCD करके उसके नाम होते हैं। सेक्शन के साथ ABCD लगा दो तो वो क्या होगा? बाद में जोड़ा है। तो यहां पे लिखा है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स, मतलब आपका यदि कॉन्ट्रैक्ट बना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो उसकी वैलिडिटी 10A में लिखा है। मतलब किसी नियुक्तिकर्ता अधिकारी ने आपसे बोला रिज्यूम ऑनलाइन भेज दो, आपने अपना रिज्यूम ऑनलाइन भेजा उसको, उसने कुछ कंडीशन टर्म्स कंडीशन लिख दी और आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले लिया, ऑनलाइन इंटरव्यू लिया और टर्म कंडीशन आपको मेल के माध्यम से भेजी कि भैया आपको इतने रुपए मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया है, इतने दिन आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है, और यदि आप बीच में छोड़ोगे तो 1 महीने का नोटिस देके करना पड़ेगा। अब आपने 4-6 महीने नौकरी की और आपको पसंद नहीं आया काम और आपने बिना बताए नौकरी छोड़ दी, वो 1 महीने का नोटिस नहीं दिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे सब कागज में ऑनलाइन तो मिले हैं, कुछ हमें कागज तो मिला नहीं है, लेकिन वो इस सेक्शन 10A के आप पे 1 महीने की सैलरी मांग सकता है आपसे, क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया तो कम से कम 1 महीने की सैलरी दे दो मैं, समझ रहे हैं? तो ये कब? इस सेक्शन के कारण, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। सेक्शन 10A आईटी एक्ट का ये बोलता है कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मींस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फोन के माध्यम से आपका यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है, यदि कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी, 10A में लिखा है। अभी अपन ने सेक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे 4 5 6 7, ठीक है, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स है 7 में। इसके बाद 10A, ये पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। फिर आ जाता है अपना चैप्टर बदला है, चैप्टर 4 में एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आ जाता है अपना चैप्टर 5, छूट गए हैं बीच के चैप्टर, चैप्टर 5, ठीक है। अब इस चैप्टर 5 में क्या है कि यहाँ पे चैप्टर 5 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चैप्टर 6 और चैप्टर 5 दोनों एक साथ हो गए हैं, कुछ सीधा सीधा याद करने का तरीका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ये सब चीजें हो रही हैं। चैप्टर 2 में लिखा है अथेंटिकेशन, किसका? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। सेक्शन 3 में लिखा है, सेक्शन 4 में लिखा है ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साइन, इनका क्या? ऑथेंटिकेशन, अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेट करना, मतलब आप ही हो कि नहीं, आपने ही किया है सिग्नेचर की नहीं, ऑथेंटिकेशन किसमें? चैप्टर 2 में है। यही 2 वर्ड आ जाएंगे, सिक्योर, सुरक्षित करना इसको, ई रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना और ई साइन को सुरक्षित रखना। ई रिकॉर्ड 14 में है, सेक्शन 14 धारा 14 में। ये याद करने का तरीका है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो, उसके लिए बताया है, इसमें कुछ समझने का बहुत विशेष नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 15 में क्या है? ई सिग्नेचर को सुरक्षित रखना, सिक्योरिटी ऑफ ई रिकॉर्ड, सिक्योरिटी ऑफ ई सिग्नेचर, ठीक है। सिक्योर कौन रखेगा? उपयोगकर्ता, ठीक है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 4, चैप्टर 4 में क्या है? रेगुलेशन, विनियमन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर कंट्रोलर है, कंट्रोलर है, फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, लाइसेंसी है और सब्सक्राइबर है। इसी पे बहुत सारे सेक्शन चलते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार तो सबसे ऊपर है ही, उसके नीचे क्या आ रहा है? आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर में जो कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, ठीक है। अब नियंत्रक का सेक्शन 17 और सेक्शन 18, सेक्शन 17 में उसका मतलब वो होता है कंट्रोलर, ये लिखा है। 18 में क्या लिखा? उसके फंक्शन, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, फंक्शन क्या क्या है किसके? कंट्रोलर के, वो लिखे हैं। फिर आ जाता है आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, अभी अपन एक्ट देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है लाइसेंसी, लाइसेंस देने वाला, आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है तो कहीं जाना पड़ेगा, जो लाइसेंस दे रहा मतलब डिजिटल सिग्नेचर दे रहा है उसके बारे में लिखा है। और सब्सक्राइबर मतलब उसका यूजर, मतलब हम उपयोग करता, आपका डिजिटल सिग्नेचर आप उपयोग कर रहे हो, वो आ जाता है यहाँ पे। इन सब से रिलेटेड क्या है? सेक्शंस हैं, धाराएं हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे
सर्टिफाइंग अथॉरिटी से 30, 31, 19 है, लाइसेंसी से है 21 से 26 तक है, 32, 34 भी है, इसमें 2 सेक्शन है। फिर उसके सब्सक्राइबर उपयोगकर्ताओं के बारे में लिखा है 40, 41, 42। देखो कैसे, ये आपको समझ में आया, धारा 3, 4 हो गई, 14, 15 हो गई, और फिर ये पूरा रेगुलेशन का पूरा एक फ्लो चार्ट है। अब जैसे यहाँ पे लाइसेंसी आएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया, सेक्शन पूछा जा चुका है, ठीक है, सेक्शन 24 पूछा जा चुका है बीपीएससी में। यहाँ पे 21 में क्या लिखा है, लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लाइसेंस इशू करना, किसमें, 21 में। 22 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, आवेदन देना लाइसेंस के लिए। 23 में क्या है, रिन्यूअल, आपको रिन्यू कराना है, हर 2 साल के लिए होता है। क्या, आप जो डिजिटल सिग्नेचर बनाते हो, कुछ 1 साल के लिए होते हैं, कुछ 2 साल के लिए होते हैं, तो क्या होना, उसका रिन्यूअल कराना। फिर 24 में क्या लिखा है, प्रोसीजर टू ग्रांट आर रिजेक्ट लाइसेंस, आपको लाइसेंस देना है या रिजेक्ट करना है, इसकी प्रक्रिया कहाँ पे है, 24 में, यही पूछा गया था क्वेश्चन। फिर 25 में है सस्पेंशन, आपका लाइसेंस को सस्पेंड करना, आप यदि कुछ उसका मिसयूज कर रहे हो तो उसको सस्पेंड करना। 26 में आपको नोटिस इशू करना, नोटिस इशू करेंगे तभी तो सस्पेंड करेंगे। तो ये पूरे ऐसे आर्टिकल हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। यदि ये समझ में आ जाएगा तो लाइसेंस से रिलेटेड पूरे प्रावधान कहाँ लिखे हैं, 21 से 26 और 32 से 34 तक, ठीक है। फिर आ जाते उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता मतलब उपयोगकर्ता के कर्तव्य, उपयोगकर्ता यूजर्स जो डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं उनके कर्तव्य कहां पे लिखे हैं, 40, 41, 42। 40 में क्या लिखा है, प्राइवेट की जनरेट, उसको प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी, अपनी प्राइवेट, खुद की प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी, किसको, जो डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहा है। जब डिजिटल सिग्नेचर आप लगाते हो अपने कंप्यूटर में तो आपको ये जनरेट करनी पड़ती है आपकी की, ऑटोमेटिक कुछ स्टेप्स हैं, वैसे ही होता है, और फिर आप डिजिटल साइन करते हो, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 41 में है टेंस उसका। 42 में क्या है, कंट्रोल ऑन प्राइवेट की, आपकी प्राइवेट की पे कंट्रोल रखना, मतलब आप किसी और को नहीं दे रहा हो कि, या बता नहीं रहा हो, जो भी है वो है। जो 40, 41, 42 किससे संबंधित थे, यूजर से, उपयोगकर्ताओं के कर्तव्य हैं इसमें कि आपको अपनी प्राइवेट की जनरेट करनी पड़ेगी, उसको मानना, विधि मान्यता, उसकी एक्सेप्टेंस। 42 में क्या, कंट्रोल उस पर, ठीक है। फिर आ जाता है 43A, फेल टू प्रोटेक्ट डाटा, ये अलग से जोड़ा था इसलिए इंपॉर्टेंट, फेल टू प्रोटेक्ट डाटा। यहां पे इसका मतलब ये है कि आपका, सबने अपने अपने अकाउंट बनाए फेसबुक पे, और फेसबुक से डाटा चोरी हो जाए तो आपको कंपनसेशन जो इस एक्ट के थ्रू क्या करेगा, उस पे कानून कुछ उसको मतलब यदि फेसबुक क्या नहीं कर पा रहा है, डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यदि उस पर मुआवजा लगने का भी प्रावधान इसमें है, कितना मुआवजा लगेगा वो डाटा पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गई कौन सी, 43A। फिर इसके बाद आती है 48 से 64 है 10, इसमें क्या लिखा है, साइबर अपील अधिकरण, मतलब ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है, साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, अधिकरण गठित किया गया है, किसमें, 48 से लेके 64 तक। फिर आ जाता है आपके लिए जो अभी तक पढ़ते थे, मतलब अपराध, कौन से अपराध में कितनी सजा है, सजाओं का तो अलग है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतना 2 लाख का जुर्माना, वो सब है, ठीक है। लेकिन सजाएं किस किस में क्या क्या लिखी हैं वो यहाँ पे हैं, पूरे के पूरे अपराध, ऑफेंस कहलाते हैं। कौन से अध्याय में, अध्याय 11 में। अध्याय 11 में क्या है, सबसे पहले 65 में है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब जो कंप्यूटर का सोर्स डॉक्यूमेंट है उसमें छेड़छाड़ करना, उसको बदल देना, ठीक है, उसमें कुछ भी गड़बड़ करना, उस पर सेक्शन 65 में है। सेक्शन 66 में क्या लिखा है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, कंप्यूटर से संबंधित आपके ऑफेंस, ठीक है। अब इसमें धारा 66A, जिसको डिलीट किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया धारा 66A, बहुत ज्यादा मुद्दा था 2015 में, ठीक है। 2015 में क्या लिखा था इस धारा में, धारा में ये लिखा है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंस मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, आपने यदि अपने कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया या कहीं से भी आपने कुछ ऐसा भेजा, आपत्तिजनक भेजा कुछ, तो आपको सजा मिलेगी इस एक्ट के तहत, ऐसा लिखा था। और उस टाइम पे एक कंट्रोवर्सी हुई, श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला है, उसमें क्या हुआ था, कुछ सुना होगा आप लोगों ने, मुंबई मुंबई में 2 लड़कियों ने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया था, उनको तुरंत जेल हो गई थी,
मतलब उनको तुरंत पकड़ के पुलिस ने जेल की सजा दे दी। फिर उसके बाद ये मामला आया था। क्यों? इसमें क्या हो रहा था, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, दोनों का हनन हो रहा था। इस कारण से इसमें सुधार किया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। फिर आती है धारा 66B, पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर सोर्स। मतलब कंप्यूटर के कोड को चोरी करके आपने डिसऑनेस्टली आपने ले लिया, मतलब पायरेटेड, आपने पायरेटेड कॉपी ले ली। जैसे विंडो की अपन पायरेटेड यूज करते हैं, है ना, अपन लाइसेंस तो खरीदते नहीं है, तो वही उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। फिर है 66C। 66C में लिखा है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपकी आईडी चुरा ली, आइडेंटिटी आपने किसी आईडी चोरी कर ली उसके लिए, या फिर आप जैसे मेल हैं फीमेल बन के बात कर रहा हो किसी से, ठीक है, तो वो इस सेक्शन के थ्रू इसका हनन होता है। फिर साइबर टेररिज्म है 66F में, साइबर टेररिज्म मतलब आतंकवाद, साइबर आतंकवाद इसके थ्रू आ जाता है। मान को आप देश ऐसा कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर के माध्यम से कि जिसमें, या आप जिसमें मतलब देश की संप्रभुता का हनन हो, मतलब आप किसी नेता को धमकी दे रहे हो किसके माध्यम से, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सब इसकी धारा की कैटेगरी में आ जाएगा। या कुछ देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वह यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाता है 67। में सेक्स संबंधी जो चीजें होती हैं उसकी संबंधी 67A और 67B, ये बी था, यहाँ पे बी लिख नहीं पाए, तो ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 66D, ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब आप चीटिंग कर रहे हो, 66D बता रहा है, 66D में लिखा है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मतलब आपका कुछ अभी आप सम्मानजनक नागरिक हो और आप अपने इसका गलत यूज कर रहे हो, या किसी और का आप गलत यूज कर रहे हो, जैसे OLX पे आपको कुछ सामान बेचना है, ठीक है, और आप बन गए फौजी, फौजी लोगों पे भरोसा होता है ना लोगों को, ठीक है, या आप बन गए कुछ सम्मानी नागरिक बन के कुछ चीज बेच रहे हो, वो भी गलत बेच रहे हो, तो वहां इस वाली धारा का उल्लंघन होता है, ठीक है। फिर इसमें 70 में लिखा है प्रोटेक्टेड सिस्टम, और 70A इंपॉर्टेंट हो गया, ए जोड़ा है मतलब बाद में जोड़ा है सेक्शन, इसमें है नेशनल नोडल एजेंसी का गठन का प्रावधान है। नोडल एजेंसी साइबर सुरक्षा के लिए, उसके गठन का प्रावधान है। 70B में है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम टू सर्व एज अ नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मतलब सर्टिन होती है एक एजेंसी, उसके गठन का प्रावधान 70B में है। 70A इंपॉर्टेंट था, 70B इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे जो अपराध जा रहा है इंपॉर्टेंट है कुछ, इसके पहले की पूरी हमने बता दी कैसे। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सुरक्षा, रेगुलेशन। यहाँ पे जैसे हमने लाइसेंस बोला तो लाइसेंस वाली ये हैं, पूरी की पूरी धारा है, ठीक है, कौन सी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसमें से 24 आ चुकी। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डिब्बा का था, इसमें क्या लिखा, सेक्शन 4, 5 और सेक्शन 7, 8, 6, 7, इसके अलावा 10A, जितने भी ABCD लग के बने हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, बस इतना ही था। इसके बाद IT रूल्स आए 2021 में, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। ये कब आए, जब OTT प्लेटफॉर्म, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के एंड में 2021 में OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आ रहा था, जैसे वो मिर्जापुर सीरीज आई, सबने खूब देखी होगी, घरे आ रहे थे, सब हो रहा था, उसमें होता था, तो उन सब पे OTP, अभी तक क्या है, OTT प्लेटफॉर्म में कुछ हो रहा है तो उनकी लिए कौन, आ, उनके लिए कौन देखेगा, तो OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन का प्रावधान आया सबसे पहले, ठीक है, उसमें भी 7+, 13+, है ना, 15+, 16+, 18+, अलग अलग कैटेगरी बनाई जाएंगी। भाई एडल्ट है तो एडल्ट के लिए अलग कंटेंट है, ठीक है, और सबके लिए अलग अलग कंटेंट की बात करी गई, ठीक है। अब इसमें 87 धारा 87(2) के तहत ये प्रावधान आए थे रूल। इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा यूजर्स हैं जिनके पास, कंपनीज, तो उनके अपना मध्यस्थ रखना पड़ेगा। मध्यस्थ मतलब कुछ अधिकारियों को नियुक्ति करनी पड़ेगी जो देखेंगे कि यदि जैसे आपने फेसबुक पे कुछ ऐसा मैसेज भेजा जिसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा समूह मतलब कुछ एक विशेष समूह के विरुद्ध आपने बात कर दी, तो उस कंटेंट को तुरंत हटाना पड़ेगा। कौन हटाएगा? फेसबुक खुद हटाएगा। अब फेसबुक कैसे हटाएगा या इंस्टाग्राम या ट्विटर कैसे हटाएगा, जब उसको पता पड़ेगा। पता कैसे पड़ेगा? जब वो कोई एक अथॉरिटी को बिठा ले जो उसको चेक करेगा।
ठीक है, तो इसके लिए मध्यस्थ को कर प्रावधान किया गया, शिकायतकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाएं, शिकायतकर्ता अधिकारी को जाने वाली शिकायतों को 24 घंटे के भीतर प्राप्त करेगा और 15 दिन के अंदर उसको सॉल्व कर देगा जो भी प्रकार की शिकायतें आएंगी। ठीक है, मध्यस्थों के लिए कंटेंट की शिकायत मिलने की 24 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा, मासिक अनुपालन रिपोर्ट उनको अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, सरकार को। ठीक है, अब ये मान के चलो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब अमेरिका की कंपनियां हैं और उनके माध्यम से फेसबुक से तो चुनाव जीत जाते, लोग जीत जाते। तो फेसबुक यदि पूरा का पूरा देश को चलाएगा या बहुत सारे सिस्टम मैसेज करेगा जहां पे दिक्कतें बन रही हैं तो समस्या वाली बात है ना। तो उनके लिए बीच में मीडिएटर रखना पड़ेगा और यदि कुछ भी चीज उसमें गड़बड़ हो रही तो तुरंत उसको हटाना पड़ेगा या सरकार को जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बताए। ठीक है, उन सब का हर महीने रिपोर्ट बनाएगा, ये सब चीजें इसमें लिखे हैं। ठीक है, 180 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता के 180 दिन तक जो भी आप उपयोग कर रहे हो इंटरनेट पे उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है 180 दिन तक, ऐसा भी प्रावधान है इसमें। ठीक है, ये सब प्रावधान थे। तो इतना ही आपको इसमें बहुत जल्दी अपन ने समझ लिया। ठीक है।